सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से एक सुदीर्घ श्रृंखला जारी है और वह श्रृंखला हम सबके प्रिय फिल्मकार श्याम बेनेगल जी पर चल रही है। उनसे जुड़े एक एक करके तमाम वक्तागण हमारे साथ आ रहे हैं और आप सभी लोग देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों में बैठे हुए लोग इस बातचीत को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। श्याम बेनेगल जी पर जितने भी कार्यक्रम किए जाएं कम है, क्योंकि उनके कामों की और उन कामों के साथ जुड़े रहने वाले कलाकारों की एक लंबी सूची है। खैर, यह मित्रों इस एकाग्र की 18वीं कड़ी है और इस कड़ी में हमारे साथ राहुल चंदावरकर जी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोगों की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं। राहुल चंदावरकर श्याम बेनेगल जी के भांजे हैं और श्याम बेनेगल जी के कार्यों से भली भांति परिचित है। श्याम बेनेगल अपने परिवार में किस तरह का बर्ताव करते हैं, कैसा उनका जीवन होता है, उनका अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ किस तरह का संबंध है, इन सब पर चर्चा होगी। राहुल चंदावरकर जी स्वयं एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज भी मीडिया कार्य से मीडिया में अपने सलाहकार के रूप में किए जाने वाले कार्य की बदौलत सक्रिय हैं और हर चीज पर इनकी एक नजर रहती है। राहुल जी स्वयं इस एकाग्र को बड़े ध्यान से सुनते हुए चले आ रहे हैं। ऐसे में आज हम राहुल चंदावरकर जी से कुछ स्तरों पर बातचीत करेंगे। यह बातचीत श्याम बेनेगल के पारिवारिक पक्ष पर भी होगी और यह बातचीत श्याम बेनेगल जी के जो मुख्य कार्य हैं, फिल्म, विज्ञापन, टीवी शोज, इन पर बातचीत होगी। राहुल जी लिखने पढ़ने के कार्यों से रहे हैं, तो कहां कहां ये मामा और भांजा एक साथ हुए हैं, इस पर भी कुछ रोशनी डालेंगे राहुल जी। तो आइए मित्रों, हम राहुल चंदावरकर जी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे कृपया अपनी बातचीत आरंभ करें। राहुल जी, जी स्वागत। शुक्रिया शुक्रिया अर्पण जी। ये आपके बढ़िया कार्यक्रम में हमको बढ़िया स्वागत किया आपने। तो मुझे खुशी है कि आज आपके कार्यक्रम में हम आए हैं। तो जैसे आप सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और आप कह रहे थे कि आपको फोटोज दिखाने हैं, उस पर बातचीत करेंगे, जो फोटोज हमने शेयर किए आपसे। जी मित्रों, हम इस अवसर पर इस बातचीत को एक वीडियो फाइल से शुरू करते हैं। इस वीडियो फाइल में हम श्याम बेनेगल जी के बचपन के रूप को भी देख सकेंगे और यह देखना हम सबके लिए बड़ा बड़ा प्रीतिकर होगा। तो इस चित्र के बारे में बतलाएं राहुल जी। तो अर्पण जी, ये जो फोटो मैंने आपको भेजी, ये मेरे माता जी जो स्वर्गीय पद्मजा बेनेगल चंदावरकर थी, उनके एल्बम से लिया है। ये तस्वीर जो है, इसमें हमारी माता जी और श्याम बाबू एक साथ बचपन की तस्वीर है। जैसे मैंने आपको बताया है कि श्याम बाबू का जन्म हुआ 1934 में और हमारे माताजी का जन्म हुआ था 1936 में। तो वो आगे पीछे के भाई बहन हैं। जैसे 10 भाई बहन हैं वो सब लोग,
और श्याम बाबू छठे नंबर पे हैं और मेरे माता जी 7वें नंबर पे थी। तो उनका जैसे इस फोटो में ही आपको नजर आता है, उनका बचपन से उनका बहुत गहरा ताल्लुक था, गहरा संबंध था, और ये पूरे लाइफ में उनका संबंध वैसे ही रहा। ये बहुत प्यारा, ये बहुत प्यारी तस्वीर है। इसमें देखिए मित्रों कि किस तरह श्याम बेनेगल जी बिल्कुल पहचान में भी आ रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम सभी के जो अपना जो चित्र है उसकी एक छवि, उसका कहीं ना कहीं कोई कोण हमारे बचपन के चित्रों में भी आसानी से दिख जाता है। इस चित्र के बारे में कुछ कहें। हाँ, तो अर्पण जी, ये जो आपने दिखाया, ये चित्र जो मैंने भेजा था आपको कल, ये भी बचपन का उनका चित्र है फैमिली का। उसमें ये क्योंकि इसमें श्याम बाबू हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे खड़े हैं, और उनके साथ उनके 4 बहना जो सबसे छोटे थे उनसे, यानी वो छठे नंबर पे थे, मैंने जैसे बताया। फिर हमारी माता जी एक्सट्रीम राइट पे है, तो हाइट में तभी उस उम्र में हमारी माताजी और श्याम बाबू का हाइट ऑलमोस्ट सेम है, देखो जैसे देख रहे हैं आप। तो राइट, एक्सट्रीम राइट पे हमारी माताजी है, और फिर श्याम बाबू के बाइने तरफ हमारी मासी है लीला, फिर दूसरी मासी है पुष्पा, और सबसे छोटी जो है अरुणा, वो सैडली उनका भी स्वर्गवास हुआ है। तो वो सबसे छोटी, वो डॉक्टर थे वो लोग, और तो वो सबसे छोटे हैं एकदम बीच में। तो ऐसे ही ये 5, वो 10 में से ये 5 लोग हैं, छठे नंबर से लेके 10 नंबर तक। जी, इन चित्रों को जो दिखलाने का मकसद है मित्रों, वह यह है कि हम अपने समय के एक अनूठे और महान फिल्मकार को उसकी जड़ों में जाकर समझ सकें। इस चित्र के बारे में कुछ कहें जी। हाँ, ये भी बहुत प्यारा चित्र है, काफी बड़ा है, तो सभी लोगों की जानकारी देना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर तभी भी मैं बताऊंगा आपको। एकदम सेंटर में जो है ना, जैसे मैं कैसे दिखाऊं आपको, वो सेंटर में 5 लोग बैठे हैं सेंटर के रो में। तो बीच में जो लेफ्ट साइड से नंबर 3, यानी सेंटर में जो बैठे हैं, वो हमारे नानी है। हाँ, स्वर्गीय सरस्वती बेनेगल, वो सभी 10 भाई बहनों की माँ है। वो सबसे सेंटर में, सबसे छोटी जो कद में दिखती है ना, वो सरस्वती बेनेगल है। फिर अभी वाह। प्रोग्राम तो श्याम बाबू पे है, तो मैं बताऊंगा, श्याम बाबू आपको पीछे के रो में सेकंड फ्रॉम राइट, सेकंड फ्रॉम राइट है, दाहिनी तरफ से सेकंड नंबर पे है, वो श्याम बाबू है। फिर उसके उनके राइट साइड को हमारी माँ है पद्मजा, वो एकदम सेंटर में, टॉप टॉप रो में सेंटर में हमारी माँ है। ये दोनों अगेन एज यू सी आगे पीछे ना साथ में खड़े हैं, इतना उनका वो गहरा रिश्ता था। फिर एक्सट्रीम लेफ्ट को ना, सबसे ये 10 लोगों में से सबसे सीनियर जो सुदर्शन मामा थे हमारे, वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं, और एक्सट्रीम राइट पे जो है वो नंबर 2 पोजीशन पे मधुसूदन, वो मधुसूदन है जो यहाँ इसमें लंबे दिखते हैं। वो ऐसे, और फिर टॉप रो में सुदर्शन मामा के बगल में सदानंद मामा है जो नंबर 5 पे थे, वो 10 में। तो सुदर्शन नंबर 1, सदानंद नंबर 5, फिर पद्मजा मेरी माँ नंबर 7 पे थी। जी। आप दूसरे फोटो पे आ गए, हाँ। हाँ, तो इसके बारे में बतलाएं। हाँ, तो ये 1980s का फोटो है, जहाँ श्याम बाबू है और हमारी माता है पद्मजा। तो प्यारा प्यारी तस्वीर है। तो इसमें ये दोनों, जैसे मैं कह रहा ना पहले से, कि इन दोनों का रिश्ता कोई अलग था, और हमारे माँ के लिए श्याम बाबू बहुत प्रिय थे। तो कहीं कोई प्रोग्राम हो गया, फैमिली प्रोग्राम या पब्लिक प्रोग्राम, हमारी माता तो पहुंच जाती थी जल्द जल्द से जल्द। इसलिए वो फोटो देखो ऐसी है, एक हमारे फैमिली प्रोग्राम में से। बिल्कुल। तो कुछ एक चित्र और है
साथियों, तो उन चित्रों को देखने के बाद हम लोग एक एक करके राहुल जी की ओर से, राहुल जी की उपस्थिति का लाभ लेते हुए हम श्याम बेनेगल जी के पारिवारिक पक्षों पर और स्वयं राहुल जी के जीवन में उनके योगदान पर बातचीत करेंगे। कुछ एक चित्र हमने जानबूझकर उसका जो स्क्रीन पर रहने की अवधि है वो बढ़ा रखी है, इसलिए भी कि हम अपने फिल्मकार को उसके परिवार के साथ जिस सौहार्दपूर्ण ढंग से देख रहे हैं उसका कुछ आनंद ले सके। जी, इस चित्र के बारे में बतलाएं। हाँ खाने के अर्पण जी, शौक। हाँ ये चित्र मैंने मैंने निकाला था हमारे कैमरा से। ये पुणे का चित्र है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा जो छोटा भाई है प्रफुल्ल, हम दो हैं। तो ये मेरा भाई जो है वो पुणे में बड़ी रेस्टोरेंट की चेन चलाता है, मलाका स्पाइस कहते हैं उसको। वो साउथ एशियन क्विजीन में मशहूर है। तो हमारे श्याम बाबू जो हैं, श्याम मामा, उनको खाने की बहुत दिलचस्पी है। यानी खाना खजाना उनका, उनकी बहुत फेवरेट आइटम है, सब्जेक्ट है। तो उनको साउथ एशियन क्विजीन या साउथ एशियन खाना जो है उनको बहुत पसंद है। तो ये रेस्टोरेंट जो है मेरे भाई का रेस्टोरेंट है। जब 2000 साल की फोटो है, तभी ये रेस्टोरेंट छोटा था, अभी काफी बड़ा हो गया है। तो उस किचन में हमने श्याम बाबू को कहा था कि आप वो किचन में आकर कुछ बनाओ और हम फोटो निकालेंगे। तो इतना स्पोर्टिंग है हमारे मामा तो वो किचन में भी पहुंच गए। जी, और एक नया चित्र। ये फोटो 2016 की फोटो है। ये काफी रिसेंट है। इस फोटो में बाएं तरफ श्याम बाबू बैठे हैं, और श्याम बाबू के साथ उनके बहना है। जैसे एकदम पहले ना, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं मैं। तो लेफ्ट साइड को पुष्पा है, हमारी मासी, जो 9वें नंबर पर है, वो 10 बच्चों में। फिर लीला है जो 8वें नंबर पर है। ये पुष्पा मासी रहती है बंगलोर और बम्बई में, लीला मासी रहती है बम्बई में। फिर श्याम बाबू हैं, और लास्ट जो है फोटो में वो अरुणा मासी है, जो जिनका नंबर 10 था। ये दुख की बात है कि पिछले साल उनका देहांत हो गया। तो ये ऐसा है। और यह वो एक वो जो है अखबार ना की। अर्पण जी, इफ आई जी, रिक्वेस्ट यू, वो फोटो जो अभी दिखाया था दोबारा दिखाएं, क्योंकि वो ये साइड को जो बैठे हैं, मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ, वो कजिन्स जी, हैं। लेकिन वो संभव शायद ना हो क्योंकि वीडियो फाइल है। तो अच्छा, ठीक है, उस, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या लेकिन वो आप जो राइट साइड को थे, वो सब श्याम बाबू के कजिन्स हैं। यानी जी, चचेरे भाई और बहन है। जी, जी, ये जो है ना, और ये था, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, पुणे की। इस पेपर का मैं संपादक रह चुका हूँ, सकाल टाइम्स। तो इस पेपर में रिपोर्ट आया था कि हमने एक फिल्म बनाई है, मैंने खुद फिल्म बनाई है, बिल्डिंग ब्रिजेस, जो लाहौर और पाकिस्तान पे आधारित है। और जी, तभी वो हमारे मामा आए थे प्रीमियर के लिए, और उन्होंने उस फिल्म की काफी प्रशंसा की। और तब का वो रिपोर्ट है। जी। और अब हम मित्रों इस बातचीत के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। और अभी हमने चित्रों के माध्यम से भी कई नई जानकारियां प्राप्त की, और अब इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और राहुल चंदावरकर जी से बातचीत करते हुए जो प्रश्न सर्वप्रथम मन में उठता है वह यही है कि उनकी माता जी स्वर्गीय पद्मजा जी और श्याम बाबू दोनों इमीडिएट चाइल्ड हैं, दोनों इमीडिएट चिल्ड्रन हैं। पहले श्याम बाबू और 2 वर्षों के बाद राहुल जी की माता जी पद्मजा बेनेगल चंदावरकर, जो बाद में बनी, दोनों आते हैं। श्याम बेनेगल जी का अपने भाइयों और बहनों के साथ एक
बड़ा भावनात्मक संबंध रहा है। राहुल जी बतौर उनके भांजे हमें यह बतलाएं कि श्याम बाबू और पद्मजा जी के बीच किस तरह की बातचीत होती थी, कब मुलाकातें होती थी, और कोई ऐसे किस्से बचपन के या किशोरावस्था के जो कभी आपको सुनने को मिले मिले इस बीच, तो उसके बारे में कुछ बताएं। जी राहुल। हाँ, तो अर्पण जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे कहा मैंने, बचपन से ये दो भाई बहन काफी करीब रहे हैं। और जैसे हमने हमारे माताजी ने हमको बताया था, ये श्याम बाबू और जो उनके बड़े भाई सदानंद, वो दोनों बॉक्सर भी थे और स्विमर भी थे। वैसे सभी बेनेगल 10 बच्चे स्विमिंग जानते थे, क्योंकि उनके वालिद साहब जो थे उन्होंने सबको स्विमिंग सिखाया था, वो जहाँ रहते थे अलवाल गांव में, सिकंदराबाद के पास। तो कहना यह है कि श्याम बाबू और सदानंद मामा बहुत बढ़िया स्विमर थे। वो हैदराबाद को रिप्रेजेंट करते थे नेशनल्स में। श्याम बाबू स्प्रिंटर थे, यानी 50 मीटर की स्विमिंग में वो चैंपियन थे। तो हमारी माता इन दोनों भाइयों के साथ रहकर स्विमिंग सीख लिया था। उन्होंने, सभी ने सीखा था, पर हमारे माता को स्विमिंग बहुत पसंद था। और ये दोनों भाइयों के पास, खास करके श्याम बाबू के साथ रहकर, उसने खुद सभी स्ट्रोक, जैसे कहते हैं हम स्विमिंग में, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये सब सीख लिया था श्याम बाबू के पास से। तो स्विमिंग में बहुत माहिर थे हमारे माता जी। और श्याम बाबू ने भी ये कहा कि वो सभी बहनों में हमारी माता जी सबसे पावरफुल स्विमर थी। ये एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि श्याम बाबू बचपन से फिल्मों के शौकीन रहे हैं। जैसे आपको मालूम होगा या नहीं मालूम है, गुरुदत्त साहब, हमारे मशहूर डायरेक्टर और एक्टर, ये हम श्याम बाबू और हमारे माताजी के सेकंड कजिन हैं, चचेरे भाई हैं। और गुरुदत्त ने जो नाम कमाया बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो देखकर हमारे मामा बचपन से फिल्मों के बहुत शौकीन थे। तो काफी फिल्म देखते थे स्कूल और कॉलेज के दौरान। और कभी कभी लेट आते थे घर, यानी 10 बजे या 10 से भी ज्यादा। और उनके वालिद साहब जो थे वो काफी स्ट्रिक्ट थे, तो वो कहते थे कि ये 9 बज गए हैं, ये शाम कहाँ है। और हमारी माता को पूछते थे, वो ये शाम तो नजर नहीं आ रहा। तो तभी हमारी माता श्याम बाबू को प्रोटेक्ट करती थी। जैसे वो कह हमारी माता का वालिद साहब के साथ भी बहुत अच्छा तगड़ा रिश्ता था। तो वो उनको कहते थे, देखो श्याम बाबू बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, उनका एग्जाम है, वो मित्र के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, वो लेट आएंगे। हालांकि श्याम बाबू गैरिसन सिनेमा में वो बोलारम में बैठ के फिल्म देख रहे थे। ये बहुत प्यारा किस्सा है वाह। उन दोनों के। जी। जी। और कोई ऐसे ही कुछ रोचक किस्से याद आ रहे हो तो कृपया साझा करें। फिर मैंने जैसे बताया आपको मेरे नोट में कि श्याम बाबू का सभी भाइयों बहनों के साथ रिश्ता अच्छा था और प्यारा है। तो मैंने जैसे कहा 6 बहना थी और 4 भाई। तो उसमें 2 बहना जो हैं वो श्याम बाबू से सीनियर थे। तो उनके साथ उनका रिश्ता छोटे भाई का था। तो उनको वो सम्मान देते थे, रिस्पेक्ट देते थे और उनका सुनते थे। और श्याम बाबू के जूनियर, ये जैसे वो फोटो में हमने दिखाया, 4 बहना, मेरी माँ, फिर लीला, फिर पुष्पा और फिर अरुणा। और सभी के साथ उनका बहुत प्यारा रिश्ता है अभी भी। जैसे हमारी लीला मासी है बम्बई में और पुष्पा मासी है बंगलुरु में। श्याम मामा रेगुलरली फोन करते हैं उनको, उनसे बात करते हैं कि कैसे, आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो, ठीक ठाक हो या नहीं। ये बड़े भाई के नाते वो रेगुलरली फोन करते हैं, पूछताछ करते हैं कि कैसे हो आपके। ये प्यारी बात है, क्योंकि उनकी श्याम बाबू की उम्र भी 87 है, पर तभी भी वो बहनों का ख्याल रखते हैं। जी।
अब मित्रों हम लोग, अगर आपको ना जैसे अर्पण जी, सभी भाइयों बहनों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता सकता हूं, पर वो फोटो जो अपने वो देख लिया लोगों ने, पर मैं बता सकता हूं अगर आप चाहते हो तो। हाँ हाँ बताएं, स्वागत जी, बताएं। हाँ हाँ, क्योंकि देखो 10 भाई बहन थे जैसे मैंने कहा। सबसे बड़े जो थे वो उनका नाम सुदर्शन था। और सुदर्शन जी बढ़िया आर्टिस्ट थे, मशहूर आर्टिस्ट थे और आर्ट टीचर थे। कलकत्ता में उन्होंने आर्ट एजुकेशन हासिल की। फिर कलकत्ता के मशहूर आर्ट कॉलेज में वो प्राध्यापक थे, टीचर थे। उनके बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी भी उनका स्मरण करते हैं। ये थे नंबर 1 पे। नंबर 2 पे मधुसूदन थे, यानी मधु मामा हम कहते थे। मधु मामा बहुत बढ़िया फोटोग्राफर थे। जैसे हमारे नाना जी हैं, श्रीधर बेनेगल, जो इनके वालिद थे सबके, वो बहुत बढ़िया फोटोग्राफर थे और उनका खुद का स्टूडियो था ट्रिमलगिरी कंटोनमेंट में, सिकंदराबाद के पास। और मधु मामा उनके साथ काम करते थे, तो वो भी फोटोग्राफर थे, बहुत बढ़िया फोटोग्राफर थे। नंबर 3 पे सुवर्णा मासी थी। सुवर्णा मासी होम मेकर थी, हाउसवाइफ थी। बट मुझे याद है बहुत बढ़िया मिठाई बनाती थी, पकवान खाना बहुत बढ़िया, और बहुत दयालु थी खुद। ये सुवर्णा मासी थी। फिर नंबर 4 पे सुमित्रा मासी। सुमित्रा मासी शांति निकेतन गई। शांति निकेतन में उन्होंने बहुत नाम कमाया, अवार्ड्स जीते। और वो फिर कलकत्ता में, वो भी कलकत्ता में रहकर टीचर बनी। बड़े सीनियर टीचर बनी। स्कूल के साथ उनका नाता था, बच्चों के साथ नाता था, और आर्ट और क्राफ्ट में बहुत माहिर थी। फिर नंबर 5 पे सदानंद मामा थे। वो सिविल इंजीनियर थे। वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, बीआरओ, उसमें उन्होंने काम किया। और बहुत हमारे जो पहाड़ों में सड़क है, रोड है, उनका बहुत उसमें योगदान रहा है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ के रोड्स उन्होंने बनाए हैं खुद। फिर उसके बाद कनाडा गए वो, वहाँ उन्होंने बहुत साल गुजारे। वो नंबर 5 पे थे। फिर तो श्याम बाबू है नंबर 6 पे, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। नंबर 7 पे हमारी माता जी थी, पद्मजा। पद्मजा जी, हमारी माता जी स्कूल में टीचर थी, शादी के पहले छोटे बच्चों को पढ़ाती थी बहुत। और उर्दू उनको बहुत पसंद था। वो सभी बच्चे एक्चुअली जो है हमारे पद्मजा जी, और फिर मुझे लगता है लीला मासी तक, वो सब उर्दू सीखे हैं, क्योंकि तभी निजाम स्टेट में थे वो, हैदराबाद में, इंडिपेंडेंस के पहले मैं कह रहा हूँ। तो जो कोई इंडिपेंडेंस के पहले जन्मा था वो सब उर्दू में रीड राइट स्पीक माहिर थे। तो हमारी माता जी को उर्दू बहुत पसंद था और गाने बहुत पसंद थे। पूरा दिन विविध भारती चालू रहता था, 10-12 घंटे हमारे घर में। ये एक बात हुई। फिर लीला मासी जो बम्बई में रहती हैं, वो भी टीचर रही हैं। और वो बम्बई में रहते हैं अभी। और फिर नंबर 9 पे पुष्पा जी हैं। ये पुष्पा मासी बहुत शानदार खाना बनाती हैं। वो पेस्ट्रीज और केक्स में तो उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, इतने बढ़िया बनाती है। और वो टी एस्टेट्स में रह चुकी है, और क्लब्स में उन्होंने उनका हॉस्पिटैलिटी का काम देखा है। वो रहते हैं बेंगलुरु और बॉम्बे में। और फिर लास्ट में अरुणा जी थी, वो डॉक्टर थी, हमारी बहुत प्यारी मासी थी। उनका स्वर्गवास पिछले साल हुआ, उनको हम बहुत मिस करते हैं। ये प्रोग्राम तो बहुत खुशी खुशी से देखती थी और बहुत खुश रहती। तो वो ऐसे वो 10 लोग हैं। जी बिल्कुल। और हमारे मित्रों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि आज इस तरह के रिश्ते देखने को नहीं मिलते। आत्मिक संतुष्टि, शेफाली चौबे जी की यह प्रतिक्रिया है कि पहले की के ही तरह के जो पारिवारिक मूल्य है, वे आज काफी कुछ घटे हैं उनमें।
गिरावट आई है। और बीनू जमुआर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी प्रतिक्रिया है, पम्मी भाभी बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाया करती थी, कुकिंग में भी एक्सपर्ट थी। बीनू जमुआर जी की यह प्रतिक्रिया है। और हमारे साथ कराची से जेवा आलवी जी और देश के अलग अलग हिस्सों से और बाहर से लोग जुड़े हुए हैं, पद्मा त्रिपाठी जी और शेफाली चौबे जी और तमाम लोग। अब मित्रों, हम लोग श्याम बाबू की पहली फिल्म अंकुर की रिलीज होने के अवसर पर चलते हैं। जाहिर है कि इसके पहले उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, एज ए कॉपी राइटर, एज ए एडवर्टाइजिंग मेकर, एड गुरु, जो कहें आप। और बाद में उनकी फिल्म आती है अंकुर, जो पहली फिल्म है। उस पहली फिल्म का स्वागत उनकी माँ, उनकी बहनें किस रूप में करती हैं, इसकी कथा भी हम राहुल जी से सुनते हैं। जी, उसके बारे में बतलाएं राहुल जी। हाँ, तो अर्पण जी, जैसे आपने सही दोहराया कि श्याम बाबू में उन्होंने वो काम किया है। और वहाँ वो जो उन्होंने ये जो फिल्म का सिलसिला जो है, वो वहाँ वहाँ शुरुआत हुई उनकी। जो लिंटास एडवर्टाइजिंग फिल्म्स से शुरुआत हुई। तो एडवर्टाइजिंग फिल्म्स बनाते थे काफी ब्रांड्स के लिए। वो तो कमर्शियल फिल्म्स हो गए, वो बनाते थे। और वहां से वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स पे आ पहुंचे। और डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने हजार, मेरे ख्याल से 1000 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाने के बाद उन्होंने अंकुर बनाई है। तो आप क्या ये इसका ये क्या कहने क्या ये सोचना पड़ेगा कि आजकल जो है काफी ये जो हमारे यंग फिल्म मेकर हैं, ज्यादा कुछ परिश्रम नहीं होता उनका, ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होती है, और वो फिल्म करने चल निकलते हैं। पर हमारे श्याम मामा ने 1000 डॉक्यूमेंट्री करने के बाद उन्होंने उनकी पहली फीचर फिल्म बनाई। तो इतने वो तैयार थे जब उन्होंने अंकुर बनाई। ये एक बात हुई। अभी अंकुर की खासियत यह है, देखो, मैं अंकुर 1974 में रिलीज हुई और मैं 11 साल का था, मुझे लगता है 11 करेक्ट, और 7वीं कक्षा में हूँगा। तो तभी ये पुणे में हम रहते थे, मेरी माता जी, पिताजी, मैं और मेरा भाई। और अंकुर रिलीज हुई, मेरी माता फूले न समाई, इतनी खुश थी कि वो पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो हमको सबको लेके गई। और हमने अंकुर देखा। और अंकुर की खास बात यह है, एक तो शबाना आजमी जी का ये डेब्यू फिल्म था, उनकी पहली फिल्म है अंकुर। तो वो डिस्कवर हुई। अनंत नाग उनकी पहली फिल्म थी, हिंदी फिल्म में कह रहा हूँ। फिर साधु मेहर जी, उनका अच्छा रोल है उस फिल्म में। और ये फिल्म जो थी अंकुर, वो दखनी जुबान पे बनाई थी, दखनी जुबान से बनाई थी। क्योंकि देखो, इसमें ना श्याम बाबू का पूरा बचपन अलवाल और सिकंदराबाद और हैदराबाद में रहा है। और उर्दू का नाता बहुत तगड़ा था। और दखनी, क्योंकि ये हैदराबाद सिकंदराबाद में आपको पता होगा कि दखनी बहुत प्यारी जुबान है, जो मिक्स है तेलुगु, उर्दू, हिंदी, इन तीनों का मिश्रण है, मिक्स है। तो ये बहुत प्यारी जबान है। और उन्होंने पूरा फिल्म वो दखनी लैंग्वेज में बनाई थी। जैसे उन्होंने बहुत साल बाद वेल्डन आबा भी बनाई, पूरी दखनी में है। तो ये हम जब छोटे थे, हमारी माता जी बहुत खुश हुई दखनी सुनकर, और हमको बताने लगी कि ये जुबान जो है, ये हम छुटपन में या बचपन में सुनते आए हैं। तो ध्यान रखो, गौर करो, ये आपको सुनना है दखनी। और फिर 2-3 दिन तो घर में दखनी दखनी का ही प्रयोग हुआ। तो ये मुझे बहुत याद है। और बहुत बार मैं देख चुका हूँ अंकुर, और हर बार एक अलग रूप में वो पेश आता है। और इसके बाद मित्रों,
कई और फिल्में श्याम बाबू बनाते हैं बीच में, लेकिन हम बीच की कुछ और फिल्मों को छोड़ देते हैं और भूमिका फिल्म पर लौटते हैं। भूमिका फिल्म पर इसलिए लौटते हैं कि उस फिल्म की शूटिंग में राहुल जी उपस्थित रहे। तो राहुल शुक्रिया। राहुल चंदावरकर जी जब अपने मामा और हम सबके प्रिय फिल्मकार श्याम बेनेगल की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म भूमिका की शूटिंग देख रहे थे, तब वे क्या सोच रहे थे और आज उस फिल्म को लेकर उनकी क्या राय है, या उन दिनों की कैसी स्मृतियां हैं, इस पर बातचीत करेंगे। राहुल जी। शुक्रिया अर्पण जी। तो भूमिका के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, भूमिका बनी, काफी शूटिंग पुणे में बनी, क्योंकि देखो ये फिल्म, आपको ये फिल्म के जानकार जो लोग हैं उनको पता होगा कि ये फिल्म बनी है हंसा वाडकर, मशहूर महाराष्ट्र के मराठी कलाकार के आधारित है। फुल फिल्म जी उनके लाइफ पे बिल्कुल। है, और जी स्मिता पाटिल जी ने वो भूमिका वो रोल किया था। तो अभी वो जो फिल्म जैसे हंसा वाडकर पर है, तो बम्बई और पुणे में शूटिंग काफी हुई, और पुणे में जो एक मोबोज होटल, एक बहुत पुराना ब्रिटिश ईरा का एक होटल होता था हमारे पुणे के कैंप एरिया में, बन गार्डन रोड पे। तो वो होटल हमारे मामा जी ने ये कर लिया, हायर कर लिया, रेंट कर लिया, क्योंकि उस होटल, बहुत पुराना होटल था, और वो भूमिका के शूटिंग के लिए बहुत फायदेमंद था। और जैसे पुणे में शूटिंग आ गई, तो हमारी माताजी, जैसे आपको अभी तक पता होगा, तो माताजी ने बोला ये शूटिंग पर जाना ही जाना है। तो मैं और मेरा भाई प्रफुल्ल, जो मेरे से 3 साल जूनियर है, हमको दोनों ऑटो ऑटो रिक्शा में बिठाकर मोबोस पहुंच गए। ये किसी ने दावत नहीं दी थी, पर उनका कहना था कि मैं तो श्याम बाबू की बहन हूं, मुझे कौन रोकेगा। तो ऐसे करके शूटिंग के सेट पे पहुंच गई हमारी माता जी, दोनों बच्चों को लेके। तो श्याम बाबू तो हैरान हो गए पहले देख के, क्योंकि श्याम बाबू का बहुत सिस्टमेटिक होता है काम, ऐसे वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। पर माता जी ने कहा, बाबा मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, मैं साइड में बैठती हूँ। तो हमारी माता जी बहुत फ्रेंडली लेडी थी, बहुत लोगों को बहुत पसंद करती थी, और उनको वो रेसिप्रोकेशन भी मिलता था। तो वहां उन्होंने ये सब जो एक्टर्स थे काफी नए थे, जैसे स्मिता पाटिल का भी ये पहले बड़ा हिंदी फिल्म था स्मिता पाटिल का, और नसीरुद्दीन, नॉट नसीरुद्दीन, अमोल पालेकर साहब थे, मोहन आगाशे साहब थे इस फिल्म में। और हमारे माताजी ने ये सेट का कब्जा कर लिया पूरा, क्योंकि पहले दिन, और सबसे मित्रता बढ़ा ली, और उन्होंने कहा कि आप खाने पे क्या खा रहे हो, और ये एकदम सिंपल खाना होता है सेट्स पे। हमारे मामा कहते हैं कि एकदम खाना सिंपल होता है, और काम पे ज्यादा ये रखते हैं। तो तभी हमारे माता जी ने देखा कि ये सब तो कुछ थाली रोटी, दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है, मैं कल घर से खाना बना के लाऊंगी, और मैं मटन करी बनाऊंगी, और वो हमारे महाराष्ट्र या पुणे का जो मशहूर रोटी है भाकरी, वो मैं बना के लाती हूँ, कितना लाना है बोलो। और तब तक उन्होंने स्मिता जी से रिश्ता जोड़ लिया था। अमोल पालेकर हमारे पहचान के थे पहले से, और ऐसे करके दूसरे दिन उन्होंने कुछ 4 किलो मटन करी बनाई, और ढेर सारे, मुझे लगता है 30-35 भाकरी बना के 2 डब्बे लेके हम दोनों को ऑटो में डाल के वापस पहुंच गए वहां लंच टाइम पे, और सबको मटन करी और भाकरी खिला दिया हमारे माता जी। तो ये अभी मोहन आगाशे जी अभी भी याद करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे अभी भी याद है आपके माता जी का खाना। तो ऐसे हमने, हमारे माता जी ने भूमिका की सेट का कब्जा कर लिया था। पर हमको याद है कि मैंने देखा, तभी हम छोटे थे, पर इतना इम्पैक्ट हुआ था स्मिता जी का सौंदर्य, या स्मिता जी का फोटोजेनिक चेहरा, और फ्रेंडली नेचर जो था, अभी भी मुझे याद है कि
इतना उनका हंसी मजाक सेट्स पे, पर इतना सीरियस एक्टिंग, और इतने फोटोजेनिक थे स्मिता जी। ऐसे हमको एक्टर ही नहीं मिले हैं सालों में। ये हमारी तब की यादें हैं भूमिका के बारे जी साथियों, हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और श्याम बाबू की कुछ ऐसी फिल्मों पर यहाँ चर्चा करते हैं जिन्हें देखना राहुल जी को बार बार पसंद है। मगर इस बातचीत को आगे बढ़ाएं राहुल जी, इसके पहले एक दो सवाल भी ले लेते हैं, क्योंकि फिर वे रह न जाए। हमारे मित्र किरण कुमार मोदक जी का सवाल है कि जो दक्कनी बोली है और हैदराबादी बोली है, इसमें क्या फर्क है? तो किरण जी, दक्कनी और हैदराबादी बोली एक ही है। उसका ऑफिशियल नाम दक्कनी है, वो हैदराबादी नहीं कहते हैं उसको दक्कनी ही कहते हैं। तो बोली और जुबान दक्कनी है, और वो दक्कनी जो है वो सिर्फ हैदराबाद में नहीं बात की जाती, वो है औरंगाबाद में। निजाम का जो पूरा प्रोविंस था, जैसे औरंगाबाद से लेकर शोलापुर, शोलापुर से लेकर हैदराबाद, हैदराबाद से लेकर बीजापुर, ये सभी इलाकों में दक्कनी बोली जाती। तो वो हैदराबादी नहीं है, दक्कनी है। एक सवाल और ले लेते हैं। शेफाली चौबे जी का प्रश्न है कि श्याम बाबू का विषयात्मक फिल्मों को ही बनाने का रुझान कैसे पैदा हुआ? किसी न किसी विषय को उठाते हैं, इस पर कुछ कहना चाहें आप अपनी ओर से? हाँ, तो ये आसान सवाल है मेरे लिए। वो देखो शेफाली जी, बढ़िया सवाल है शेफाली जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, श्याम बाबू, ये सभी 10 बच्चे पढ़े लिखे, सब स्कूल कॉलेज जाके सबों ने डिग्री हासिल की है। श्याम बाबू ने खुद एमए फर्स्ट क्लास, फर्स्ट यानी टॉप 3 में आए हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, और एमए उन्होंने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स लेकर की है। तो मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं। तो एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में तो अच्छे थे ही, बट एकेडमिक्स में भी बहुत माहिर थे। और इनका एकेडमिक्स में माहिर होना उनको जिसके कारण वो बहुत इंटेलेक्चुअल है अभी भी। और सब क्या कहते हैं, एक तो स्टूडियस है, इंटेलेक्चुअल है, और वो सब्जेक्ट को पकड़ के ही फिल्म बनाते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, या पॉलिटिक्स हो गया, या हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इस पे कोई उनको जो पसंदा चीज आए, पसंदा टॉपिक आ गया, तो वो पकड़ के वो फिल्म बनाते हैं। और जो रेलेवेंट है, जो जिससे लोगों पे असर हो रहा है, जिससे लोगों को जिससे कोई समस्या हो, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, या दिक्कत हो रही है, या शासन काम नहीं कर रहा है, या अभी के जमाने का पॉलिटिक्स कैसे चल रहा है, ऐसे टॉपिक्स को लेके उन्होंने फिल्म बनाए हैं। शोषण हो रहा है, जैसे अंकुर में उन्होंने दिखाया, और मंथन में उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी मूवमेंट के बारे में, हमारे मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी मूवमेंट के बारे में लिखा। उनके सभी फिल्म आपको मालूम ही है। बट ये मेरा सवाल है, सॉरी, मेरा आंसर है, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो ये कर सकते हैं। जी मित्रों, राहुल जी को श्याम बेनेगल जी के कार्य शुरू से ही काफी पसंद रहे हैं। घर में भी ऐसा ही माहौल रहा। न सिर्फ उनके भांजे के रूप में, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी वे उनकी फिल्मों और फिल्मों में उठाए गए विषयों के प्रशंसक रहे। हम सभी हैं। राहुल चंदावरकर जी का मैं देखता हूं फिल्मों के प्रति रुझान और गंभीर सिनेमा के प्रति रुझान बड़ा आकर्षित करने वाला रुझान है। ऐसे में श्याम बाबू की
दो और फिल्मों को लेते हैं, जुनून और मंथन। इन दो फिल्मों को भी राहुल जी काफी पसंद करते हैं, और इन दोनों फिल्मों को, जुनून को और मंथन को, वे इतना क्यों पसंद करते हैं, क्या इसके कारण है, इस पर भी बात करते हैं। इससे हम इनकी टिप्पणी भी ले लेंगे और इन फिल्मों पर कुछ चर्चा भी हो जाएगी। राहुल जी। हाँ, शुक्रिया अर्पण जी। मैं पहले मंथन के बारे में बात करूंगा। तो जैसे मैंने उसका जिक्र किया अभी, वो शेफाली जी ने वही सवाल किया था कि वो ऐसे सब्जेक्ट चुन के क्यों करते हैं काम। तो देखो, मंथन में सबको मालूम है कि कुरियन साहब ने ये कोऑपरेटिव मिल्क मिल्क सोसाइटी मूवमेंट गुजरात में शुरुआत की। उसका फिर अभी जो नया रूप है अमूल है। सबको मालूम है अमूल कैसे बना। तो ये जो है, पहले अमूल बनने पहले, या गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन या सोसाइटी बनने के पहले, ये एकदम डिसऑर्गेनाइज सेक्टर था। जैसे हमारे किसान थे गुजरात में, वो दूध उत्पादक, दूध तो उत्पन्न करते थे, पर उनको उनकी उनके पैसे हासिल नहीं होते थे। हाँ, उनके पैसे उनको हासिल नहीं होते थे, और उनका शोषण होता था। जमींदारों के हाथ पे, गवर्नमेंट के हाथ पे, और काफी लोगों के हाथ से उनका शोषण होता था। तो जब कुरियन साहब के जैसे आदमी गुजरात पहुंच गए, उन्होंने वो किसानों के साथ बैठ के, दूध वालों के साथ बैठ के काम किया, और उनको बोला कि आपको संगठित होना है और सोसाइटी बनाना है, और उसका फायदा आपको होगा, आपके राज्य को होगा, देश को होगा। तो ये फिल्म हमारे मामा ने, श्याम बाबू ने, वो बहुत गहराई से रिसर्च किया। कुरियन साहब से मिले, गवर्नमेंट से मिले, वहां के किसानों से बातचीत की। बहुत महीने उन्होंने रिसर्च करके उन दिनों में, 70s में, ऑन लोकेशन शूटिंग की। और वो, अगर कोई किसी ने मंथन नहीं देखी हो तो तुरंत देखें, और आपको पता लगेगा कि किस ढंग से वो बनाया है फिल्म। तभी उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब का, उनके, मुझे लगता है पहला फिल्म है, बड़ा फिल्म मंथन। और या निशांत होगा, बट वॉट एवर इट इज, उनके अर्ली फिल्म है। उसमें स्मिता पाटिल है, उसमें गिरीश कार्नाड साहब है। तो ये लोग सब, कुलभूषण खरबंडा साहब है, और ये सब लोग फिल्म में हैं तो जरूर, पर दो लोगों का मुझे बहुत अभी तक इम्पैक्ट याद है उस फिल्म से। एक तो हमारे नसीर साहब, वो मेरे फेवरेट एक्टर भी हैं। तो नसीर साहब की एक डायलॉग है जो मैं अभी भी, मेरे दिमाग में घूमती है कभी कभी। वो कहते हैं उसी लैंग्वेज में, जैसे हमारे मामा की आदत है कि उस इलाके में अगर आप फिल्म कर रहे हो तो वहां की लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। जैसे रूरल गुजराती है, डायलेक्ट है वो, जहाँ वो किसान जो बात करते हैं, दूध वाले जो बात करते हैं, तो वो लेकर उन्होंने डायलॉग्स बनाए हैं। तो उस डायलॉग में वो मुझे याद है, तो ये हमारे नसीर साहब कहते हैं, ये अपनी सिसोटी है, ये अपनी सिसोटी है, ऐसे कुछ कहते हैं। तो वो मुझे अभी भी याद है। वो इतने पावर से कहते हैं, इतने पैशन से कहते हैं। वो है तो वो किसान, नसीर साहब उस फिल्म में, पर वो इतने पैशन से आता है, वो अभी भी मुझे रोंगटे खड़े कर देता है मेरा। वो एक, फिर स्मिता जी का जो चेहरा है, स्मिता जी की जो एक्टिंग है उस फिल्म में, वो चेहरा, इट्स लाइक, इंग्लिश में मैं शब्द यूज करता हूँ, हॉन्टिंग चेहरा है। वनराज भाटिया साहब की म्यूजिक है, प्रीति सागर के गाने हैं, और अभी भी अगर आप वो फिल्म देखें, वो आप बार बार देखेंगे, क्योंकि एक्टिंग और वो वहाँ का, उनकी वहाँ की जुबान, और बहुत बढ़िया एक्टिंग। ये हो गया मंथन। जुनून, अर्पण जी, जुनून के बारे में बोलूं अभी? जी बिल्कुल। जी। हाँ, तो स्वागत। जुनून जुनून का इम्पैक्ट अलग रहा मेरे लिए, क्योंकि तभी तक हम थोड़े और बड़े हो गए थे, यानी स्कूल में। और जुनून का इम्पैक्ट ऐसे रहा कि एक तो हमारे
बहुत प्यारे, मेरे बहुत प्यारे ऑथर, मेरे सबसे फेवरेट ऑथर रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड साहब के छोटे कहानी पे ये आधारित है। फ्लाइट ऑफ द पिजन्स ऐसी शॉर्ट स्टोरी है रस्किन साहब की, और उस पे आधारित ये फिल्म है। और बढ़िया बात यह है कि देखो, हिस्ट्री मेरी फेवरेट सब्जेक्ट रह चुकी है, तो 1857 1897 की कहानी है। तो आगे पीछे, और ये रोहिला पठान्स जो थे उत्तर प्रदेश में, उन पर वो फिल्म फोकस्ड है। शशि कपूर प्रोडक्शन है ये, जुनून। और शशि कपूर जी पठान फिल्म में पठान का रोल करते हैं। नसीरुद्दीन शाह साहब है, बेंजामिन गिलानी है, ये सब पठान्स हैं। और उस फिल्म में टॉम ऑल्टर साहब, मेरे बहुत प्यारे दोस्त टॉम ऑल्टर साहब, फिर बहुत छोटी संजना कपूर, और फिर नफीसा अली। अभी देखो, नफीसा अली हमारे अभी बहुत प्यारे फ्रेंड्स हैं। तो नफीसा अली तभी मिस इंडिया थी, स्विमिंग चैंपियन थी, मॉडलिंग करती थी, और उनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। फिल्म का मौका मिला था, इम्पैक्ट किया फिल्म पे, जैसे एक ब्रिटिश छोटे लड़की का रोल किया 18 साल की, वो बहुत प्यारा रोल है उनका। शबाना जी का भी रोल बहुत बढ़िया है उस फिल्म में, सभी के रोल बढ़िया है। उसमें भी मुझे नसीर साहब का रोल बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं, क्रोधित और फ्रस्ट्रेटेड पठान का रोल उन्होंने किया है। उनको गुस्सा आता है, और किस ढंग का गुस्सा, और कैसे वो पेश आते हैं, बहुत बहुत बढ़िया। और वहां भी हमारे श्याम बाबू और श्याम मामा ने उर्दू का बहुत इस्तेमाल किया, क्योंकि फिल्म भी उत्तर प्रदेश की है। जैसे मैंने कहा ना, जिस राज्य में वो फिल्म बनाते हैं, उसका उस उसकी जुबान वो लेते ही हैं डायलॉग में। ये बहुत उम्दा बात है। तो वहां वो उर्दू का इस्तेमाल है, वहां के तौर तरीके, और सभी की बातचीत उर्दू में है। और जैसे अमीर खुसरू के प्यारे गाने हैं उसमें, गालिब के गालिब का असर है फिल्म पे। ये बहुत प्यारी फिल्म है। जी, अब हम लोग फिल्मों के बाद कुछ दूसरी कुछ दूसरे विषयों की ओर बढ़ते हैं, और राहुल जी और श्याम जी से जुड़े कुछ अन्य मदों पर चर्चा करते हैं। मित्रों, राहुल चंदावरकर जी उर्दू थिएटर के साथ भी जुड़े हुए हैं, और यह चर्चा इसलिए भी आवश्यक है कि उस उर्दू थिएटर के द्वारा जिस नाटक का मंचन किया गया, असगर वजाहत साहब की कहानी पर आधारित उस नाटक का मंचन हुआ, और इसके कई शो अलग अलग हिस्सों में हुए हमारे देश के। इसका एक शो बॉम्बे में भी हुआ, मुंबई में भी हुआ, जिसे देखने श्याम बाबू आए थे, श्याम बेनेगल जी आए थे। वह नाटक कौन सा है, किस कहानी पर आधारित नाटक है, या नाटक ही है, क्योंकि असगर वजाहत नाटक, कहानियां, उपन्यास कई विधाओं में सक्रिय है। और जब हमने मुजफ्फर अली पर एकाग्र किया था, तो वे उस पर आए भी थे, और मुजफ्फर अली और असगर वजाहत दोनों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में साथ पढ़ाई भी दोनों ने की है। तो उस अनुभव के बारे में बताएं, उस नाटक से आपके जुड़ाव को लेकर, और बाद में नाटक को देखने के बाद श्याम बेनेगल जी की क्या प्रतिक्रियाएं रही, इसके बारे में भी बतलाएं। जी राहुल जी। हाँ, शुक्रिया अर्पण जी। देखो, ये जैसे आपने कहा, असगर वजाहत साहब ने ये बहुत सारे प्यारे
नाटक और कहानियां लिखी हैं। तो ये जो उनका जिस लाहौर ने देखा, जी बहुत मशहूर हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी नाटक है, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये नाटक प्रस्तुत किया है, पेश पेश किया है। तो हमारे पुणे में, जब मैं पुणे में बहुत साल रह चुका हूँ, 30 साल से भी ज्यादा, अभी मैं गोवा में रहता हूँ, बट मैं पहले पुणे में रहता था। तो पुणे में हमारे काफी क्या कहते हैं, मित्र हैं, जो दोस्त हैं, जो उर्दू थिएटर से जुड़े हुए हैं। तो सईद अहमद साहब हैं। सो सईद अहमद साहब का एक राब्ता फाउंडेशन एक संस्था है। तो सईद अहमद साहब ने ये क्या नाटक चुना और उन्होंने कहा कि ये हमने बिठाना है। और मैंने पहले देख लिया, और मैं पत्रकार था, रिहर्सल के लिए गया, और इतना मैं इम्प्रेस हो गया नाटक को देखकर, थिएटर को देखकर, कि मैंने कहा ये नाटक लाहौर पे आधारित है और आप कहाँ ये पुणे में दिखा रहे हैं, तो ये जाना चाहिए। तो हमने सच तो हमने फिर कोशिश करके वो सच हम लाहौर लेके गए 2004 में, उसी थिएटर को, क्योंकि वर्ल्ड फेस्टिवल था थिएटर और म्यूजिक और डांस का लाहौर में, और हमने इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया वहाँ। बहुत सारे लोग आए थे इंडिया से, पर हम भी गए थे, और हमने वहाँ उसके 4 प्रयोग किए लाहौर में, और फिर वापस के बम्बई में हमने एक प्रयोग किया। और तभी हमने हमारे श्याम मामा को कहा कि देखो, हमारा ये कहना है कि आप चीफ गेस्ट बोल के आए और ये हमको प्रोत्साहित करें, आप प्लीज आए। तो बहुत बिजी थे, पर तभी भी ये उर्दू थिएटर है। और खास बात ये थी कि मैं क्या कहते हैं, उस थिएटर में, उस नाटक में मेरा भी रोल था। मैंने भी एक छोटा गुंडे का रोल किया था। तो वो देखना चाह रहे थे, श्याम बाबू कह रहे थे कि ये हमारा भांजा एक्टिंग भी करता है, तो हमको देखना ही है कैसे करता है एक्टिंग। तो वो आए, उन्होंने पूरा ड्रामा देखा, और बैक स्टेज आए, सभी एक्टरों से मिले, हमारे 12-13 एक्टर थे, सभी से मिले। उसमें तो बहुत मशहूर 1-2 लोग हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाले थे, और दूसरे फिर जो कॉलेज में उन्होंने एक्टिंग किया था, हमने भी कॉलेज में थोड़ा एक्टिंग किया है। और पर श्याम बाबू ने पूरा 45 मिनट बैठ के सबसे चर्चा की, उनको क्या पसंद आया, क्यों पसंद आया, किसका रोल पसंद आया, ये सब उन्होंने लोगों को बताया, और चाय पिया, और तो बहुत लोग खुश हुए थे। वो अभी भी याद करते हैं सब। मित्रों, अभी राहुल जी ने लाहौर की बात की, और वहां अपने इस प्रसिद्ध नाटक, असगर वजाहत जी के इस प्रसिद्ध नाटक के मंचन के सिलसिले में इनका पूरा समूह, थिएटर समूह लाहौर जाता है, और वहां इस नाटक के कई मंचन होते हैं। बाद में राहुल चंदावरकर जी उस लाहौर पर, उस ऐतिहासिक शहर पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, जिसका प्रीमियम FTII पुणे में रखा जाता है। यह वर्ष 2012 की बात है, आज से कोई 9 वर्ष पूर्व। और जब राहुल जी इसकी ओपनिंग के लिए, इसकी इसके खास प्रीमियम के अवसर पर श्याम बाबू जी से अनुरोध करते हैं, अपने मामा से अनुरोध करते हैं, तो श्याम बेनेगल वहां उपस्थित होते हैं, और उस डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियम होता है एक खास फिल्म और टेलीविजन संस्थान में। तो उससे जुड़े जो अनुभव है और जो यादें हैं राहुल जी, वह भी बतलाएं जी। शुक्रिया अर्पण जी। ये बहुत प्यारा किस्सा है, क्योंकि ये फिल्म जो हमने बनाई वो लाहौर पे आधारित थी, लाहौर के लोगों पे आधारित थी। उसका नाम है बिल्डिंग ब्रिजेस। और ये फिल्म जो है वो ये बतलाती है कि लोग इधर
इंडिया के हो या पाकिस्तान के हो, लोगों में कोई भेदभाव नहीं है, लोगों में प्यार मोहब्बत ही है। अलग गवर्नमेंट का अलग रोल होता है, पॉलिटिक्स होता है, और अलग अलग चीज होते हैं, पर लोगों में बहुत प्यार और मोहब्बत होती है। तो ये हमने उस फिल्म में से दिखाया, क्योंकि हमारा जो अनुभव था लाहौर में, वो फिल्म में नजर आता है। तो ये फिल्म का प्रीमियर 2012 में हुआ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में। हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं डीजे नारायण, वो डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत हमको मदद की वहाँ। और हमने श्याम बाबू को कहा कि आप ही ने आना है उसको चीफ गेस्ट के नाते और रिलीज करने के लिए। अभी देखो, जैसे मैंने कहा, उस नाटक के लिए भी वो बहुत बिजी थे, तभी भी वो आके हमारा ड्रामा देख कर गए। अभी भी वो बंबई से पुणे खास उनके ड्राइवर को लेके आए इतवार के दिन, और हमारे फिल्म को देखा, और फिर ऑडियंस से बात किया, और वो जो आपने दिखाया था, वो न्यूज़पेपर कटिंग दिखाई थी, वो उसी उसी दौरान की कटिंग है। और इतने बड़े डायरेक्टर हैं हमारे मामा, तभी भी ये मेरी छोटी फिल्म है 45 मिनट की। उन्होंने लोगों को, हमारे मित्र हमको ये करते हैं हंसी मजाक में कि अरे तुम्हारे मामा है तो प्रशंसा करेंगे ही, पर पर उन्होंने बहुत दिल से बात की कि ये फिल्म जो है हमारी, वो बहुत प्यारी फिल्म है, लोगों के बारे में है, शहरों के बारे में है, देशों के बारे में है, और भाईचारे के बारे में है। तो उन्होंने कहा कि बहुत ये ट्रैवल लॉग है, एक्चुअली ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री है। तो उन्होंने कहा ये बहुत प्यारी सी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री है, जहां ये सब चीजें बाहर निकल के आती है। लोगों का लोगों का प्यार मोहब्बत, और यू नो ये सब चीजें आती हैं। तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की फिल्म की, हमें तो बहुत वो यादगार रहेगी वो सब। जी साथियों, हम लोग क्रमशः बातचीत के अंतिम पड़ाव की ओर आ बढ़े हैं। आज राहुल जी के माध्यम से कई ऐसे तथ्य, रोचक तथ्य, ज्ञानवर्धक तथ्य प्राप्त हुए, जिन्हें जानकर हम सभी को काफी अच्छा लगा। इस श्रृंखला में कई वक्ताओं ने श्याम बेनेगल जी के जो स्वाद व्यंजन के प्रति लगाव है, देश भर के खानों के प्रति, उसकी बात की है। ऐसे में परिवार का सदस्य कैसे देखता है उनकी इस रुचि को, किस तरह, चाहे वह देशी खाना हो, विदेशी खाना हो, नीरा बेनेगल जी से लेकर कई वक्ताओं ने यहां पर उनके इस सुरुचिपूर्ण आदत कहिए, उनकी अभिरुचि कहिए, उसकी बात की है। खाना और खाने पर चर्चा करना दोनों श्याम बाबू को पसंद है, और खाने से अधिक लोगों को खिलाना यह भी पसंद है। और अभी आपने सुना कि कैसे राहुल जी की मां ने, श्याम बाबू की बहन ने, कैसे फिल्म के सेट पर जाकर कितने सारे खाने बनाकर लोगों को खिलाए, और वह भी एक अपनी पहल, अपने जो सुख की एक अनुभूति होती है, भाई से जो अपना एक लगाव होता है, जो अधिकार होता है, उसके अंतर्गत। तो आइए राहुल जी के माध्यम से हम जानते समझते हैं कि श्याम बेनेगल जी की जो यह रुचि है वह किस तरह की है, उन्हें किस तरह के खाने पसंद है। और इसी बातचीत में, इसी सवाल में जो प्रफुल्ल जी की चर्चा हुई, जो इनके भाई हैं, छोटे भाई हैं, जिनका पुणे में रेस्टोरेंट की पूरी चेन है, तो उसकी भी चर्चा होगी, और वहां के हमने चित्र भी देखे हैं। तो इन दोनों ही पक्षों पर हम बातचीत कर लेते हैं। राहुल जी। शुक्रिया जी अर्पण। तो देखो, श्याम बाबू को, जैसे आपने बताया, खाना और खाने के बारे में बहुत लगाव है, वो बहुत दिलचस्पी रखते हैं। और उनके दो ये चीजें उनको बहुत, सभी खाना उनको पसंद है, पर मोगलाई खाना जो है
हमारे इंडिया का मुगलाई खाना जो है उनको सबसे प्यारा है। और ये मुगलाई खाना, वो देखो सबसे छोटे जगह में भी जाके उन्होंने खाना खाया है। जैसे वो मुझे एक बार बता रहे थे, कहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे कोई गांव है, वहां जाकर उन्होंने खाना खाया था। फिर कहीं उत्तर प्रदेश, ये भी और कोई जगह उन्होंने और मुगलाई खाना खाया है। देखो उनकी बचपन में वो, जैसे मैंने कहा, हैदराबाद सिकंदराबाद में रहे हैं और हैदराबादी खाना मशहूर है ही, तो वहां से उनकी उनका लगाव लगा होगा कि ये नॉन वेजिटेरियन खाने के बारे में उनका उनको वो जो पसंद है वो वहां से शुरुआत हुई होगी। पर जैसे आगे गए वो, हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते उनको हिस्ट्री और खाना, इसका कनेक्शन बहुत तगड़ा है और उन्होंने रिसर्च भी किया है। वो किसी बात पे जब किसी टॉपिक पे आ जाते हैं ना, वो रिसर्च के बिना उस पे बात भी नहीं करते और कुछ डिस्कशन भी नहीं करते। वो बहुत सारा रिसर्च करके ही बात करते हैं। तो इसलिए खाने पे उनका रिसर्च है और बहुत एक्सपर्टीज है। तो मुगलाई खाना उनका सबसे पसंद है। दूसरे नंबर पे मुझे लगता है पैन एशियन, यानी साउथ एशियन, जो हमारे भाई के रेस्टोरेंट्स मलाका स्पाइस में मिलता है पुणे में, वो भी बहुत उनको प्यारा लगता है। जैसे थाईलैंड का खाना है, मलेशिया का खाना है, इंडोनेशिया का है, सिंगापुर का है, जापान का है। ये बहुत, और वो बहुत माहिर है। उनको सब डिश, उसमें क्या जाता है, वो कैसे बनता है, वो टोक्यो में किस ढंग का खाना मिलता है, सिंगापुर में कौन से रेस्टोरेंट में क्या मिलता है, कहाँ उन्होंने नूडल्स मलेशिया में खाई थी या थाईलैंड में खाई या कंबोडिया गए हैं वो, म्यांमार, वो मुझे कह रहे थे पिछली बार कि अरे राहुल तुम म्यांमार चले जाओ, म्यांमार की सैर करो, बहुत प्यारा देश है। वो म्यांमार में वो गए हैं, टूरिंग किया है, खाना खाया है। तो ये एक बात है ना कि हम जो सीखे हैं उनसे, कि अगर एक तो ट्रैवल करना जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है, जबान यानी अलग अलग जबान सीखना जरूरी है, और खाना अलग अलग खाना खाना जरूरी है। ये हम हमारे मामा से सीखे हैं। मेरे भाई तो उसी बिजनेस में है, पर मैं उनके थोड़ा पीछे। पर थोड़ा मुझे भी बहुत पसंद है अलग अलग खाना। तो ये हो गए हमारे मामा की बात। तो ये हमारा जो भाई प्रफुल्ल चलाता है मलाका स्पाइस, ये पुणे में है। तो श्याम बाबू, श्याम मामा, उनको कोई तो एक कारण चाहिए, वो गाड़ी पकड़ के पुणे पहुंच जाते हैं, किसी भी दिवाली में हो, क्रिसमस में हो, और हमारे भाई के रेस्टोरेंट में पहुंच ही जाते हैं। और जब आपके छोटे भाई की बात हो रही है, प्रफुल्ल जी की, तो वर्ष 2020 में, विगत वर्ष, आप लोग किसी कार्यक्रम के सिलसिले में इकट्ठा हुए जहां पर श्याम बाबू भी आए। तो उस मुलाकात के बारे में भी कुछ बतलाएं और इसके बाद फिर हम लोग इस या बातचीत को समाप्त करेंगे। जी। शुक्रिया अर्पण जी, बहुत बढ़िया। तो ये 20-20 साल, यानी अभी एक साल पहले, फरवरी की बात है, 2020 फरवरी में, हमारी कम्युनिटी जो है बहुत छोटी कम्युनिटी है, उसको चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मण्स कहते हैं, और CS20, और है तो 23,000 लोग सिर्फ। उसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे श्याम मामा है, प्रकाश पडुकोण है, दीपिका पडुकोण, गिरीश कार्नाड, अनंत नाग, ये सब हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, गुरुदत्त साहब। तो ये कहना ये था कि कम्युनिटी ने मुझे बोला कि देखो तुम तुम्हारे भाई की मुलाकात लो, तुम पत्रकार हो तो तुम्हारे भाई की मुलाकात तुम ही ले लो। तो हुआ ये, हमारे तालमकी वाड़ी, एक ग्रैंड रोड के पास बम्बई में एक हमारा एसोसिएशन है, कैनरा सारस्वत एसोसिएशन। तो वहां मुलाकात, लाइव मुलाकात हुई स्टेज पे। और पहली बार मैं मेरे भाई की मुलाकात ले रहा था। जैसे मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, पर कद में भी वो अभी 6 फुट 4 इंच के हैं, तो हमारे से बड़ी। तो बहुत प्यारी मुलाकात हुई। हमने बोला श्याम मामा को आपने आना है। अभी उनकी कहीं दोपहर को कोई लंच के अपॉइंटमेंट था, और ये शाम 6 बजे का कार्यक्रम था। और
दूरी कोई 40-50 किलोमीटर की थी बम्बई में। वो बोले हम आएंगे जरूर, क्योंकि ये दो भांजे बैठे हैं स्टेज पे, ये कैसे मिस करें हम। तो आए वो, और कैसे उनका 6 बजे का अगर कार्यक्रम है तो 10 मिनट पहले पहुंच गए, और पहले रो में बैठ के पूरा कार्यक्रम देखा, और बहुत मजा आया। और ये भी हम कभी भी ये भूल नहीं पाएंगे कि जब जब हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि हमारा कार्यक्रम है, फलाना है, प्लीज आओ, वो कभी ना नहीं कहते हैं, कभी ना नहीं कहते। और ये उनकी बहुत क्या कहते हैं, बड़ी चीज है। जी मित्रों, हमने इस बातचीत में यह पाया कि राहुल जी किस तरह का आदर भाव श्याम बाबू के प्रति रखते हैं, और उनकी फिल्मों के साथ लगाव, और बतौर एक बुद्धिजीवी वे स्वयं किस तरह उनकी फिल्मों का विश्लेषण करते हैं। मुद्दों पर आधारित उनकी फिल्मों में अलग अलग समय पर देश की अलग अलग समस्याओं को उठाया गया है। आज इन पारिवारिक चर्चाओं के बीच ये सब चर्चाएं भी हुई। जाते जाते कोई और ऐसी बात जो आपको अभी याद आ रही हो तो कृपया करें, और फिर हम लोग इस बातचीत को विराम दें। कोई और ऐसी बात एक, जो जाते जाते याद आ रही हो? हाँ नहीं, मैं एक लास्ट ये कहना चाहता हूँ कि देखो, श्याम बाबू या श्याम मामा हमारे लिए बड़े रोल मॉडल हैं, और तरुण वर्गों के लिए तो 100% रोल मॉडल है, क्योंकि अभी उनकी उम्र है 87, और अभी वो ढाका बांग्लादेश में शेख मुजीब पे फिल्म बना रहे हैं, बंगा बंधु। और ये बंगा बंधु जो फिल्म है अभी ऑलमोस्ट रेडी है, फिनिश चल रहे हैं, मुझे लगता है बहुत तुरंत ही वो रिलीज होगी। और ये पैंडेमिक के कारण डिले हो गई, पर अभी भी 87 पे वो शूटिंग पे है, डायरेक्शन कर रहे हैं। तो एज इज जस्ट अ नंबर, हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो उसका उदाहरण है श्याम बाबू। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, अपना समय देने के लिए और श्याम बेनेगल जी पर केंद्रित इस एकाग्र में शामिल होने के लिए, और अपनी राय से हम सभी को अवगत कराने के लिए। इस संवाद में जो मित्रगण जुड़े हुए हैं, आदरणीय शिवदयाल जी, महादेवी वर्मा सृजन पीठ, संजीव बख्शी जी, उर्मिला शिरीष जी, श्याम सुशील, अंशुमति, रंजना गुप्ता, जेवा अलवी जी, शेफाली चौबे, डॉक्टर ऋतु पांडे, बीनू जमुआर, सुलक्षणा जी, और तमाम मित्रगण, आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। और मित्रों, ठीक 9 बजे हम लोग प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और लेखक दयाल निहलानी जी को सुनेंगे। दयाल निहलानी जी श्याम बाबू की कई फिल्मों के साथ जुड़े हुए हैं, और अभी जिस फिल्म की चर्चा कर रहे थे राहुल जी, बंगबंधु, उस पर भी ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, काफी व्यस्त भी है। ऐसे में हमने दयाल निहलानी जी से अनुरोध किया तो वे भी हमें ना नहीं कह सके, और आज रात 9 बजे या कुछ विलंब हुआ तो कुछ रुककर हम उनसे बातचीत करेंगे, और पुनः हम श्याम बेनेगल जी के कुछ अन्य पक्षों से अवगत हो सकेंगे। दयाल निहलानी जी श्याम बाबू के सहकर्मी हैं, और वे श्याम बाबू को अपना गुरु मानते हैं, अपना मेंटोर मानते हैं। तो दयाल निहलानी किस तरह से श्याम बेनेगल को यहाँ पर रखते हैं, और उनकी क्या राय है, किस तरह के अनुभव है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, धन्यवाद। थैंक यू अर्पण जी।